साथियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में। सुपर टेट की क्लास जो कि लगातार स्थगित थी, आज से जो है आपकी सुपर टेट की क्लास भी जो है शुरू हो रही है और इतिहास एवं कला संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम लोग बात करेंगे। और देखिए, क्लास को शुरू करें इससे पहले आप सभी लोग क्लास को जो है अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में जो है क्लास को शेयर अवश्य कर दें। और जो साथी हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि प्रत्येक क्लास का जो है नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए आज जो है शुरू करते हैं इतिहास एवं कला संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न देखिए, आपकी बिल्कुल स्क्रीन पर है। भारत का कैलिफोर्निया किसे कहा जाता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। जयपुर दिया है, पुणे दिया है, भोपाल और डी ऑप्शन में दिया है नासिक। आप सभी उत्तर करते चलेंगे। देखिए, कैलिफोर्निया जो है यह अमेरिका का शहर है और यह जाना जाता है फलों के लिए। आपको बताना है कि भारत का कैलिफोर्निया जो है किसे कहा जाता है? जयपुर को, पुणे को, भोपाल को या फिर नासिक को? तो देखिए, भारत का कैलिफोर्निया कहा जाता है नासिक शहर को, जो कि जाना जाता है रसधार फलों के लिए। ख़ास तौर पर जो है यह जाना जाता है अंगूर की खेती के लिए। तो भारत का कैलिफोर्निया किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है? पहला प्रश्न आपसे पूछा भारत का कैलिफोर्निया किसे कहा जाता है। अब आपसे पूछ रहा है कि भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, कर्नाटक को या फिर महाराष्ट्र को? उत्तर करेंगे आप सभी। देखिए, इथोपिया जो है अफ्रीका महाद्वीप में है और इथोपिया में जो है चाइल्ड डेथ रेट जो है सबसे ज़्यादा है। और इथोपिया के जैसे ही भारत में चाइल्ड डेथ जो है कहाँ है, यह आपसे प्रश्न पूछ रहा है। चलिए, आपको बताना है कि भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है। हमने आपको बताया कि यह जो इथोपिया है यह अफ्रीका महाद्वीप में है और इथोपिया में जो है चाइल्ड डेथ रेट जो है सबसे ज़्यादा है। और इसी तरह से आपसे पूछ रहा है कि भारत में जो है भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है, अर्थात चाइल्ड डेथ रेट जो है सबसे ज़्यादा कहाँ है? क्या मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर महाराष्ट्र में? तो देखिए, भारत का इथोपिया कहा जाता है मध्य प्रदेश को। यहाँ पर जो है चाइल्ड डेथ रेट जो है सबसे ज़्यादा है। आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट होगा। और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान भी जो है मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 3 के क्रम में आगे बढ़ेंगे। भारत का सिराज या हिंद सिराज जो है किस शहर को कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में जो है पहले भी पूछा जा चुका है। चलिए, आप लोग उत्तर करेंगे कि भारत का सिराज या हिंद सिराज जो है किस शहर को कहा जाता है? जौनपुर को, लखनऊ को, कोलकाता को या फिर आगरा को? आपको बता देंगे, देखिए सिराज जो है यह ईरान का शहर है और ईरान की इस शहर यानी सिराज की यह विशेषता है कि मध्यकाल में जो है शिक्षा एवं संस्कृति के मामले में यह जो है सबसे उन्नत शहर जो है होया करता था। इस ईरान के सिराज शहर के जैसा ही आपको बताना है कि भारत का कौन सा शहर है जो सिराज के जैसा है, अर्थात यही आपसे पूछ रहा है कि भारत का सिराज या हिंद सिराज जो है किस शहर को कहा जाता है। हमने अभी आपको बताया कि सिराज जो है ईरान का शहर है। ईरान के इस शहर यानी सिराज की यह विशेषता थी कि मध्यकाल में यह शिक्षा एवं संस्कृति के मामले में जो है सबसे उन्नत शहर होया करता था। तो आपको यह बताना है कि भारत का सिराज या हिंद सिराज किस शहर को कहा जाता है। तो देखिए, आसान प्रश्न है आपके लिए। भारत का सिराज या हिंद सिराज जो है जौनपुर शहर को कहा जाता है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। चलिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यहाँ पर। और आपको बता दें कि महलों का शहर देखिए कोलकाता को कहा जाता है। महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है और नवाबों का शहर जो है लखनऊ को कहा जाता है। जबकि स्मोक सिटी ऑफ द इंडिया कोलकाता को कहा जाता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, स्मोक सिटी ऑफ द इंडिया
कोलकाता को कहा जाता है, लेकिन स्मोक सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है शिकागो को कहा जाता है। अर्थात सबसे ज़्यादा स्मोकिंग भारत में कहाँ लोग करते हैं, तो कोलकाता में, और विश्व में अगर पूछता है तो उत्तर हो जाएगा शिकागो शहर। चलिए, उम्मीद है उत्तर आपको पूरी तरह से स्पष्ट होगा। और देखिए, आप लोग प्रश्न और उसके एक्सप्लेनेशन को जो है नोट करते चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है। प्राचीन काल का स्वर्ण युग किस शासक के काल को कहा जाता है? प्रश्न आप लोग ध्यान से देखा करें। आपसे पूछ रहा है कि प्राचीन काल का स्वर्ण युग किस शासक के काल को कहा जाता है? ए ऑप्शन में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को, बी में दिया है चंद्रगुप्त प्रथम के शासक के काल को, सी में दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय, और डी ऑप्शन में दिया है अशोक के शासक काल को। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उत्तर करेंगे आप सभी। देखिए, स्वर्ण युग का मतलब है चहुमुखी विकास जिस शासक के काल में हुआ हो उसे जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए, क्योंकि इसके देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में जो है नवरत्न रहा करते थे। नवरत्नों में जैसे कालिदास जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। अर्थात प्राचीन काल का स्वर्ण युग किस शासक के काल को कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक काल को। सी यहाँ जो है राइट आंसर होगा आपको। हमने आपको बताया क्योंकि इनके शासन काल में जो है नवरत्न रहा करते थे। नवरत्नों में जैसे बात करें कालिदास जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। और आपको बताते हैं कि दिल्ली में जो लौह स्तंभ स्थित है उसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है बनवाया था। दिल्ली का जो मेहरौली में लौह स्तंभ है उसे जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। देखिए, यहाँ एक प्रश्न और पूछेगा, स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? अगर पूछेगा तो गुप्त काल को। यहाँ देखिए शासक के काल को पूछा था तो यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय उत्तर होगा, और स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है तो उत्तर होगा गुप्त काल को। चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। होयसलेश्वर मंदिर जो है कहाँ स्थित है? हम्पी में, झांसी में, कानपुर में, या फिर हेलबिड में? देखिए, मंदिर से भी आपकी परीक्षा में, सुपर टेट की परीक्षा में पिछली बार जो है 2-3 प्रश्न पूछा था, और आने वाली जो सुपर टेट की परीक्षा होगी उसमें भी 2 से 3 प्रश्न पूछेगा। अब देखिए, भर्ती कब आएगी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भर्ती नहीं आएगी। समय बहुत बीत चुका है, 2024 का चुनाव सामने है, तो भर्ती ज़रूर आएगी। हो सकता है बहुत समय लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है भर्ती नहीं आएगी। आप लोग तैयारी में लगे रहें, धीरे धीरे ही से ही। देखिए, क्लास भी आपको रेगुलर नहीं मिल रही है, लेकिन आप लोग देखिए बहुत सारी प्रैक्टिस सेट जो है उनकी देखिए एक प्लेलिस्ट लगातार जो है बनी हुई है। आप वहां जाके क्रम से बहुत सारे क्लासें जो है मौजूद हैं, आप वहां से देख सकते हैं। होयसलेश्वर मंदिर जो है कहाँ स्थित है आपको बताना है। हम्पी में, झांसी में, कानपुर में, या फिर हेलबिड में? तो देखिए, होयसलेश्वर मंदिर जो है कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर होगा हेलबिड में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। और देखिए हेलबिड में, हेलबिड कहाँ है, तो देखिए कर्नाटक के हासन जिला में जो है यह हेलबिड स्थान है, जहाँ पर जो है होयसलेश्वर मंदिर स्थित है। और आपसे यह भी पूछेगा कि यह मंदिर किसे समर्पित है, तो यह मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। चलिए आगे चलेंगे, हम्पी और मदुरई की भी बात करेंगे यहाँ पर। चलिए, मीनाक्षी मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि मीनाक्षी मंदिर जो है भारत में कहाँ स्थित है? मदुरई में, कानपुर में, आगरा में, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, मीनाक्षी मंदिर जो है स्थित है मदुरई में। पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और देखिए, कानपुर में जो है भीतरगांव का मंदिर आपसे पूछता है, जो कि ईंटों से निर्मित मंदिर है। जबकि आगरा में देखिए आपका ताजमहल स्थित है। आगरा में ही देखिए सुलह कुल उत्सव मनाया जाता है, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होता है। और देखिए, मीनाक्षी मंदिर को बनवाया किसने था, यह भी आपसे प्रश्न पूछेगा। तो इसे बनवाया था पांड्य शासकों ने। और मीनाक्षी मंदिर जो है यह मदुरई में है। मदुरई कहाँ है, तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मदुरई में जो है यह मीनाक्षी मंदिर स्थित है। चलिए, ए जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर।
चलिए यह भी प्रश्न नंबर 7 भी देखिए मंदिर से है। और देखिए मंदिर से आपके परीक्षा में लगभग 2 से 3 प्रश्न निश्चित रूप से पूछेगा सुपर टेट के एग्जाम में। वैसे यह प्रैक्टिस सेट आप सी टेट और यूपी टेट के लिए भी देख सकते हैं, वहाँ भी 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से आएगा। विट्ठल स्वामी मंदिर कर्नाटक के किस शहर में स्थित है? चलिए विट्ठल स्वामी मंदिर कर्नाटक के किस शहर में स्थित है? तो देखिए विट्ठल स्वामी मंदिर जो है कर्नाटक में स्थित है। आपसे पूछा है कर्नाटक के किस शहर में, आपको बताना है बेंगलुरु में, हम्पी में, बीजापुर में या फिर धारवाड़ में। तो देखिए धारवाड़, बीजापुर और बेंगलुरु नहीं होगा। विट्ठल स्वामी मंदिर जो है यह स्थित है हम्पी में। बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बी जो है राइट आंसर होगा। और आपसे यह भी पूछेगा इसे किसने बनवाया था, जो विट्ठल स्वामी मंदिर है कर्नाटक में, इसको बनवाया किसने था? तो इसे बनवाया था विजयनगर के शासकों ने। चलिए बी जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या 8 देखेंगे। गोमतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चलिए लगातार मंदिरों से प्रश्न आपके सामने हैं। गोमतेश्वर मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? और देखिए आप लोग वीडियो को स्किप मत किया करें, पूरा वीडियो देखें, आपके निश्चित रूप से समझ में आएगा, क्योंकि आगे और भी बेहतरीन क्वेश्चनों को यहाँ पर लिया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 8 के लिए उत्तर करेंगे। गोमतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अशोक ने, स्कंदगुप्त ने, बाहुबली ने या फिर चामुंडराय ने। चलिए ये चामुंडराय है। चलिए उत्तर करेंगे आप सभी। देखिए गोमतेश्वर जो है कर्नाटक का एक प्लेस है और वहीं पर जैनियों का मंदिर है। देखिए ये गोमतेश्वर जो है एक जैन मंदिर है, जैनियों का मंदिर है, जिसे चामुंडराय ने बनवाया था। तो किसने बनवाया था? तो इसे बनवाया था चामुंडराय ने। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए हमारे देश में जो है गोमतेश्वर का प्लेस जो है सबसे ऊंचा था, लेकिन जब से जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी है, तब से इसका जो प्लेस है वो नीचे हो गया है। और यह मूर्ति है बाहुबली की मूर्ति है। चलिए गोमतेश्वर मंदिर में किसकी मूर्ति है? तो बाहुबली की मूर्ति है। और यह जो है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। बता दें कि बाहुबली जो है जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव के बेटे हैं। आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, बाहुबली जो हैं जैन धर्म के संस्थापक हैं, माफ़ कीजिएगा, बाहुबली जो है जैन धर्म के संस्थापक जो हैं ऋषभदेव, उनके बेटे हैं। और यह जो है मंदिर जो है, जो कि जैन मंदिर है, यह स्थित है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। इसे भी आप लोग नोट करते चलेंगे। चलिए डी जो है आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन संख्या 9 देखेंगे। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? चलिए मंदिरों से लगातार प्रश्न आपके सामने हैं, उत्तर करते चलेंगे आप। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? मेघालय में, मणिपुर में, बिहार में या फिर असम में? चलिए कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यहाँ पर असम में। डी जो है राइट आंसर होगा। और देखिए असम का पूर्व नाम क्या था, यह भी पूछ सकता है। तो असम का देखिए पूर्व नाम था कामरूप। चलिए असम का पूर्व नाम था कामरूप, पहले भी आपको बताया जा चुका है। और कामाख्या मंदिर में देखिए कुछ दिनों के लिए जो है पुरुषों का प्रवेश जो है वर्जित होता है। जैसे केरल के सबरीमाला मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश पहले जो है वर्जित था, उसी प्रकार से कामाख्या मंदिर में जो है कुछ दिनों के लिए पुरुषों का जो है प्रवेश वर्जित होता है, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। चलिए डी जो है राइट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10 देखिए आपके सामने है। दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगाह उडकमंगलम या ऊटी जो है किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु में, केरल में या फिर आंध्र प्रदेश में? चलिए आप लोग उत्तर करेंगे। दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगाह उडकमंगलम या ऊटी जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगाह उडकमंगलम या ऊटी जो है स्थित है तमिलनाडु राज्य में। बी इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। और देखिए ऊटी जो है नीलगिरी पर्वत पर है।
और इसी नीलगिरी पर्वत पर देखिए एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है टोडा जनजाति, जिसमें देखिए बहुपतित्व की परंपरा पाई जाती है, अर्थात एक स्त्री बहुत पतियों के साथ जो है विवाह कर सकती है, 4 से 5 पतियों के साथ। चलिए, नीलगिरी पर्वत पर हमने आपको बताया टोडा जनजाति पाई जाती है जिसमें बहुपतित्व की परंपरा पाई जाती है, ये आप नोट करते चलेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 11 के लिए उत्तर करेंगे आप सभी। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, औरंगाबाद में, हैदराबाद में या फिर जौनपुर में? चलिए, जौनपुर की चर्चा भी हमने की। हिंदे सिराज किसे कहा जाता है? तो जौनपुर शहर को। चलिए, बीबी का मकबरा आपको बताना है कहाँ स्थित है। देखिए, बीबी का मकबरा जो है औरंगजेब ने बनवाया था। दरअसल औरंगजेब की शादी जो है रजिया उद दुरानी से हुई थी, और रजिया उद दुरानी का यह मकबरा है, मतलब ये जो बीबी का मकबरा है यह रजिया उद दुरानी का मकबरा है। औरंगजेब की यह पत्नी थी, उनको यहाँ पर दफनाया गया था। कहाँ पर दफनाया गया था? तो औरंगाबाद में। तो बीबी का मकबरा कहाँ है? तो आपका उत्तर होगा औरंगाबाद। और ये देखिए, आपको बता दें कि यह ताजमहल के जैसा है, इसीलिए जो है बीबी के मकबरे को जो है द्वितीय ताजमहल या दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं, या इसे जो है फूहड़ ताजमहल कहा जाता है। तो बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, औरंगाबाद में। चलिए, देखिए, एक्सप्लेनेशन को आप लोग सुनते चलेंगे और इसे नोट भी करते चलेंगे। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। औरंगजेब की शादी किससे हुई थी? तो रजिया उद दुरानी से हुई थी, और रजिया उद दुरानी का ही यह मकबरा है जो बीबी का मकबरा आप देख रहे हैं। औरंगजेब की यह पत्नी थी, और उन्हीं को जो है यहाँ पर औरंगाबाद में दफनाया गया था, और यह ताजमहल के जैसा है, इसीलिए जो है बीबी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल, दक्षिण भारत का ताजमहल या इसे फूहड़ ताजमहल भी कहा जाता है। चलिए, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। हेराक्लीज किस भारतीय देवता का यूनानी नाम है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। शिव का, कृष्ण का, इंद्र का या फिर ब्रह्मा का। इसको आप ब्रह्मा कर लेंगे। चलिए, अब आप लोग उत्तर करेंगे कि हेराक्लीज किस भारतीय देवता का यूनानी नाम है। आपको 2 यूनानी देवताओं का नाम याद रखना है, शिव का और कृष्ण का। तो देखिए, शिव का जो है यूनानी नाम है डायनोसियस, डायनोसियस। और कृष्ण का जो है यूनानी नाम है हेराक्लीज, जो कि आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि हेराक्लीज जो है किस भारतीय देवता का यूनानी नाम है, तो वह है कृष्ण का। इन 2 नामों को आप याद रखेंगे। और देखिए, इन 2 नामों का उल्लेख कौन कर रहा है? तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में जो है इसका उल्लेख किया है, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में आया था और सेलुकल निकेटर का यह राजदूत था। और देखिए, कृष्ण का निवास कहाँ है? तो मथुरा में। और मथुरा का जो है यूनानी नाम मेगास्थनीज ने क्या बताया है? तो देखिए, मथुरा का यूनानी नाम बताया है मेथोरा। इसे भी आप लोग नोट करेंगे, पूछेगा आपके एग्जाम में। मेथोरा जो है यह यूनानी नाम है मथुरा का। और आपको बता दें कि यमुना नदी का उन्होंने यूनानी नाम बताया है जोबारेस। चलिए, यमुना का उन्होंने बताया है जोबारेस। ये जोबा है और ये जोबारेस। चलिए, जोबारेस नाम बताया है उन्होंने। तो हेराक्लीज किस भारतीय देवता का यूनानी नाम है? तो उत्तर हो जाएगा कृष्ण का। बी जो है राइट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 के क्रम में आगे चलेंगे। अलवारों की संख्या कितनी मानी गई है? 11, 13, 14 या फिर 63? अलवारों की संख्या जो है कितनी मानी गई है? देखिए, ये जो आपके दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई है, ये हुई है दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में 2 प्रकार से भक्ति संत मिलते हैं।
अलवार और नैनार दो प्रकार से मिलते हैं। तो देखिए पहला अलवार और दूसरा जो है नैनार, ये दो संत मिलते हैं कहाँ? दक्षिण भारत में। और देखिए जो अलवार थे ये वैष्णव संत थे, मतलब विष्णु की उपासना ये किया करते थे। और जो नैनार थे ये शिव के उपासक थे और ये शिव की उपासना करते थे। ये शैव थे, अर्थात जो नैनार थे ये शैव थे और ये शिव की उपासना करते थे। और बता दें कि अलवारों की संख्या जो है 12 मानी गई है। अलवारों की संख्या जो है 12 मानी गई है और नैनारों की संख्या जो है यह 63 मानी गई है। आपसे अलवारों की संख्या पूछा है तो आपका उत्तर जो होगा वह होगा, तो देखिए आपके ऑप्शन में नहीं दिया है यहाँ पर, अलवारों की जो संख्या है वह 12 मानी गई है। तो देखिए ई ऑप्शन यहाँ पर बना लेंगे एक और। चलिए ई इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर आपके ऑप्शन में नहीं दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नागर शैली का सर्वोत्कृष्ट मंदिर जो है कौन सा है? लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर या फिर सास बहू का मंदिर? देखिए नागर शैली का जो सर्वोत्कृष्ट मंदिर है वह है उड़ीसा का लिंगराज मंदिर। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। जबकि कंदरिया महादेव का जो मंदिर है यह जो है खजुराहो में है और यह नागर शैली का सर्वोत्कृष्ट मंदिरों में यह दूसरे स्थान पर आता है। कंदरिया महादेव का जो मंदिर है यह दूसरे स्थान पर आता है। नागर शैली का यह सर्वोत्कृष्ट में यह दूसरे स्थान पर है। जबकि तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है यह द्रविड़ शैली का जो है सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। यह द्रविड़ शैली का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। और सास बहू का मंदिर जो है यह ग्वालियर में है। इसी को जो है ग्वालियर का तेली मंदिर भी कहा जाता है। फिलहाल यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आज के अंतिम प्रश्न पर चलेंगे। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? प्रश्न को आप लोग ध्यान से समझेंगे। आपसे पूछा है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है कौन बनी। ऑप्शन में दिया है एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, नलिनी सेन या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए अंतिम प्रश्न के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। देखिए ध्यान से सुनेंगे। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट कोलकाता अधिवेशन में 1917 में। लेकिन प्रश्न आप लोग ध्यान से सुनेंगे क्या पूछ रहा है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो देखिए यहाँ उत्तर तो एनी बेसेंट होगा। वैसे इस प्रश्न में पूछा था कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी। तो देखिए प्रश्न के हिसाब से तो उत्तर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। जबकि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अगर आपसे पूछता है तो यहाँ होगा सरोजनी नायडू। अगर भारतीय महिला पूछता है तो उत्तर आपका सरोजनी नायडू हो जाएगा। ये जो है बनी कानपुर अधिवेशन में 1925 में। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सरोजनी नायडू ने की थी और ये जो है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू 1925 में। लेकिन प्रश्न में देखिए आपसे पूछ रहा है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है कौन बनी थी, तो उत्तर आपका एनी बेसेंट होगा। ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अगर आपसे भारतीय पूछता तो फिर सरोजनी नायडू उत्तर हो जाता। चलिए आज का यह अंतिम प्रश्न था। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। और देखिए सेशन यदि आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों में क्लास को ज़रूर शेयर करें। और जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि प्रत्येक क्लास का जो है नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।